हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने को तैयार। बच्चों, वन शॉट सीरीज चल रही है बायोलॉजी में और हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें पिछली वन शॉट में इसको हमने सेंट्रल डॉगमा तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों में आपके साथ करना चाहता हूं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हम सब्जेक्ट वाइज लाइव सेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपको जो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप होगा, उस गैप के अंदर हम लगातार आपसे बने रहेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी क्वेरीज लेंगे और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ, सो दैट वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व यू इन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो जुड़े रहिए और वो बहुत जल्दी आपके बीच में सभी एडवर्टीजमेंट आने वाले हैं और उनके साथ आप बने रहिए। बी कनेक्टेड। बहुत अच्छे तरीके से आपके एक एक चैप्टर को थॉरोली रिवाइज कराने का हमने संकल्प लिया है। आपके एक एक क्वेरी को हमने खत्म करने का संकल्प लिया है, ताकि आप आगे आने वाले समय में अपने एग्जाम्स को बेहतर ढंग से कोरिलेट कर पाए और उनमें बढ़िया स्कोर कर पाए। बच्चों, बायोलॉजी में अब हम वन शॉट के इस सीरीज में आगे शुरू करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखिए भाई, आप जानते हैं कि सेल इज माइक्रोस्कोपिक एंड देन इन द सेल न्यूक्लियस इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, वो उसके अंदर है। और फिर उसके अंदर उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें और ह्यूमन सेल की बात करें तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एंड वी हैव टू एकोमोडेट इन ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो यानी कि वॉल्यूम कम होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया रेशो को डेवलप करने के लिए पिछली बार हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई डीएनए के लिए लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, आपको ध्यान हो तो वन शॉट में मैंने बताया था, जो आपको पूछा जा सकता है। अब इस तरीके के सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगेन आई विल revise we will revise that is length of DNA equal to distance between base pair into number of base pairs। ये सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब यहां पर भी आप देखेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर्स ये रहे, लेंथ ये रही, और इनकी मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं 2.2 मीटर आपका आ रहा है। अब इस 2.2 मीटर के डीएनए को किस तरीके से हमें देख रहे हैं, न्यूक्लियस के डायमीटर आप रेडियस दैट इज ओनली 10 टू द पावर -6 मीटर। इतने पर्टिकुलर छोटे से माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर हमें इस डायमेंशन के अंदर इस पर्टिकुलर 2 मीटर लेंथ के डीएनए को एकोमोडेट करना है। तो इसके लिए मास्टरी चाहिए, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो उसी बेसिस को हम समझ रहे हैं। देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, बैक्टीरिया के लिए ये कह रहे हैं। तो सिंपल इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं जो सेम है। भाई आपको लेंथ दे दी, भाई अभी हमने लिखा था लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है 1.36 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में हो जाएगा ये, क्योंकि ये एमएम में दिया हुआ है। एमएम से इसको मीटर में बदलेंगे। उसके बाद हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स और 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9, ये हमारा हो गया मीटर में डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स के।
तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स विल बी 1.36 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.34 इंटू 10⁻⁹। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ बेस पेयर्स का आंसर्स आप निकाल सकते हैं। ओनली कैलकुलेशन यू हैव टू डू। तो ये सिंपल आंसर इसका हो जाएगा और ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी भी एमसीक्यू फॉर्म में ये आपको मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी आगे की बात करते हैं हम। इन प्रोकैरियोट्स किस तरीके से पैकेजिंग होती है देखिए। आपने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसा नहीं है कि सभी जगह बिखरा हुआ है। उसकी एक निश्चित जगह होती है और उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं यहाँ कि इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। वी ऑल नो, 9th से पढ़ते आ रहे हैं हम। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। फिर भी डीएनए ऐसा नहीं है कि चारों तरफ बिखरा हुआ है साइटोप्लाज्म में। दैट है कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन। दैट रीजन इज नेम्ड एज न्यूक्लियोइड। अब यही चीज देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये कह रहे हैं कि डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है, खूब बताया हुआ है आपको कि फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और इसी तरीके से 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी, और 3rd कार्बन पेंटोज शुगर के उसके ऊपर आपका ऑक्सीजन वो नेगेटिव होगा। तो इसके बेसिस पर डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ जुड़कर एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हिस्टोन्स नहीं होते, उनके जैसे प्रोटीन्स हैं बट हिस्टोन्स नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो ये दो पॉइंट सिंपल आपको इसके, बल्कि ये 3 पॉइंट बन जाएंगे। ये 3 पॉइंट आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करने हैं। तो ये आपका हो गया अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। अरेंज मतलब कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो इसको 2 या 3 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम यूकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग की। देखिए जी, अब यूकैरियोट्स के अंदर बात वही है, यहां पर भी सेम चीज रहेगी कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है जी, क्यों है वो बात सेम, यहां पर भी वही है क्योंकि डीएनए सेम है। लेकिन यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो हिस्टोन्स हैं। और हिस्टोन्स की दो प्रॉपर्टी हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एज वेल एज बेसिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। हिस्टोन्स बेसिक क्यों है? बेसिक इस वजह से हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल 2 अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है जी, बेसिक अमीनो एसिड्स आपके दो हो गए, लाइसिन और आर्जिनिन। तो ये आपके दो बेसिक प्रोटीन्स हो गए क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं इनके पास। दीज हैव बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज। तो ये तो हो गया इनका बेसिक होने का कारण। उसके बाद अब इनके अंदर बात करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है। एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू विद चार्ज्ड साइड चेन्स। abundant amino acid residue with charged chains। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। चार्ज साइड चेन्स
तो ये दोनों रीजन हो गए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1+1 मार्क में आपसे 2 मार्क में पूछा जा सकता है, या ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हिस्टोन्स प्रोटीन्स पॉजिटिव क्यों होते हैं और बेसिक क्यों होते हैं। तो दोनों रीजन मैंने आपको बताए। अब यहां पर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, वो क्या रखना है बच्चों, देखिए, जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर का मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़कर एक ऑक्टामर, तो दिस इज व्हाट, दैट इज स्फेरिकल एग्रीगेशन, स्फेरिकल एग्रीगेशन एग्रीगेशन ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का ये एग्रीगेशन है। अब 8 का मतलब हो गया भैया ऑक्टा, ऑक्टामर, यानी कि 8 ने जुड़कर ये पॉलीमर तैयार किया है, और इस ऑक्टामर का जिक्र ये यहां कर रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है जी। तो ये 8 जुड़ गए। अब इसके ऊपर क्या होता है, डीएनए की रैपिंग हो जाती है। इस तरीके से डीएनए रैप हो जाता है। तो देयर इज रैपिंग ऑफ डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है जी। और इन दोनों एंड्स के ऊपर आपका जुड़ जाता है, इन दोनों एंड्स को कवर कर देता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। देखिए भाई, अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी कि हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके नाम हैं यहां पर, जैसे ये H1 हो गया, इनके अंदर भी आपका इसी तरीके से होते हैं, जैसे H2A, H2A के दो, H2B के दो, H3 के दो, और H4 के दो। ये अलग अलग, चार अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन्स के दो दो मॉलिक्यूल्स मिलकर ये 8 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और प्लस H1 हिस्टोन प्रोटीन्स आगे इनसे जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये इनके नाम अलग अलग करने के लिए हिस्टोन 1, हिस्टोन 2, अब हिस्टोन 2 में भी दो टाइप हो गए, ए और बी। ठीक है जी। तो ये उस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बेसिस पर इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर, एक तो ऑक्टामर प्लस रैप्ड डीएनए, रैप रैप्ड डीएनए, ये पूरा मिलाकर नाम दिया जाता है इसको न्यूक्लियोसोम। इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर बनती है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जितना ये रैप हो रहा है डीएनए, वो लगभग उसके अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मैजिकल फिगर्स हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू के बेसिस पर आपसे पूछी जा सकती हैं। तो 200 बेस पेयर, ये पूरा का पूरा जो रैपिंग है, इसमें लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं, और ये पूरी कंबाइंड स्ट्रक्चर, दिस कंबाइंड स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज न्यूक्लियोसोम। इसी को ही हम न्यूक्लियोसोम नाम देते हैं बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल इज फार डेवलप्ड और फार इंप्रूव्ड और well organized, well differentiated if we compare with this eukaryotic packaging of DNA with प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैर इस तरीके से भी डिफरेंस के फॉर्म में आपसे ये पूछा जा सकता है। अब यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपने समझ ही लिया। अब
आपने जाप माला देखी होगी, उसी चीज को ये यहां पर लिख रहे हैं। देखिए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो जैसे ये जाप माला में मोती हो गया, ये मैंने मोती दिखा दिया आपको। और उस ये मोती धागे में पिरोए होते हैं, इनको हम एक थ्रेड में से पिरोते हैं। तो ये, तो वो थ्रेड हो गया। तो इस तरीके से ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया जी आपका मोती। मोती जिसे हम कहते हैं बीड्स, और यहां पर है ये एक्चुअल न्यूक्लियोसोम। ये हो गया जी न्यूक्लियोसोम। और ये हो गया जी आपका स्ट्रिंग या धागा या थ्रेड। और ये हो गया हमारा लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। इसीलिए नाइन्थ क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ 40% डीएनए एंड 60% हिस्टोन प्रोटीन। 60% हिस्टोन प्रोटीन। तो वही चीज है इसमें भाई, ये न्यूक्लियोसोम में आपका हिस्टोन हो गया पूरी तरीके से। ये बना हुआ है हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर और प्लस रैप्ड डीएनए। रैप्ड डीएनए दैट हैविंग द 200 बेस पेयर्स। तो इस तरीके से ये टोटल न्यूक्लियोसोम हो गया। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में एक दूसरे से धागे से जुड़ रहे हैं। और वो पूरा स्ट्रक्चर, ये मोती माला जो है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ये आप देख रहे हैं, ये सेम वही उसका इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ आपको दिखा रखा है, जो आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को यू कैन ऑब्जर्व। तो इस तरीके से अब फिर इसकी, ये तो एक फर्स्ट लेवल की कॉइलिंग हुई। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसको, और बल्क लेवल पर कोइल करने के लिए और स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि और इसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। दीज आर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो इस पैकेजिंग में और कॉइलिंग, भाई फर्स्ट कॉइलिंग तो आपकी ऑक्टामर और इस डीएनए रैपिंग ने मिलकर और लिंकर डीएनए ने मिलकर कर दी। उसके बाद ये आपका हो गया। तो इस तरीके से अब जो है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। क्रोमेटिन के ऊपर, क्रोमेटिन बेसिकली हैज टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग स्टेनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग स्टेनिंग। स्टेन जब आप करेंगे इसके, तो आपको दो हिस्से नजर आएंगे, दो रीजन्स नजर आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ बेसिकली ये पार्ट का मतलब है रीजन। एक तो होगा आपका डार्क कलर से रीजन होगा, ये एक होगा स्टेन्स लाइट। एक तो लाइट होगा और एक होगा स्टेन्स डार्क। ठीक है जी। जो लाइट होगा बच्चों, वो बेसिकली आपका लूजली पैक्ड है। रीजन लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। और जो स्टेन डार्क होगा, दैट रीजन इज कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड, ये रीजन आपका हो गया कॉम्पैक्टली पैक्ड। अब इस रीजन को जो लूजली पैक्ड है, इसको हम नाम देते हैं यूक्रोमेटिन। और जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। अब यू, यू का मतलब आप जानते हैं बायोलॉजी में होता है ट्रू। अब यहां ट्रू का मतलब है दैट कोड्स फॉर एमआरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है ये। क्रिप्शनली
एक्टिव है ये, और दैट इज नॉन एक्टिव और इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली, इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिर आपको वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसके बेसिस पर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है, ऑब्जर्व करना है। दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर बोर्ड एग्जाम। सो दैट द टॉपिक जिसको हमने कहा पैकेजिंग, ये आपका खत्म हो गया पैकेजिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब भैया आप देखते आ रहे हैं कि न्यूक्लिन ने मिशर ने न्यूक्लिन के नाम से कहा, उसी दौरान मेंडल ने भी अपने वर्क को सारा का सारा बताया, लेकिन डीएनए तब तक पता नहीं था, लेकिन उन्होंने तब भी इस बात को समझाया। फिर 1926 में इसके मॉलिक्यूलर लेवल को भी हम समझ चुके। उसके बाद अलग अलग 902 के आसपास आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मेंडल के साथ साथ वाल्टर सटन, थॉमस हॉल, हंट मॉर्गन और अलग अलग साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम की लोकेशन और उसको जेनेटिक्स के थ्रू या मेंडल की थ्योरीज के थ्रू या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन सभी को चीजों को जोड़ा। लेकिन उस तक भी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि भाई तीन चीजों में, यानी कि तीन मॉलिक्यूल्स में, तीन जाइंट मॉलिक्यूल्स में से प्रोटीन हो गए, आरएनए हो गए और डीएनए हो गया, कि इनमें से एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है क्या। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, हु इज द जेनेटिक मटेरियल, कौन है। तो उसके लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से, जिसे हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये सबसे पहली पहल की। तो बच्चों यहां पर भी बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको दिमाग में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चैप्टर में तीन एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, और ये तीन एक्सपेरिमेंट श्योर शॉट है, 100% इनमें से कोई भी एक आपको एग्जाम में मिलेगा। दो भी मिल सकते हैं कि आपको एक नंबर में पूछ लिया, एक पर 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 3 का आ गया, 2 का आ गया। किसी भी वैल्यू में ये मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि ये तीन एक्सपेरिमेंट हर साल किसी ना किसी फ्रेमवर्क में जरूर पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर क्या है भाई, देखिए सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी को समझते हैं कि इन्होंने करा क्या था। देखो बच्चों, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसका सबसे बेसिक पार्ट है जो आपको बड़े ध्यान से समझना है। इन्होंने बैक्टीरिया चूज किया था न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब इसकी दो फॉर्म्स, टू फॉर्म्स इन्होंने ऑब्जर्व की, टू फॉर्म्स। एक को इन्होंने कहा आपका एस स्ट्रेन, एक को इन्होंने नाम दिया आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, और एक को नाम दिया इन्होंने एस स्ट्रेन। कोई जादू नहीं है यहां पर, इन नामों का विशेष कोई, आर का मतलब रफ और एस का मतलब स्मूथ। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विशेष चीज ऐसी नहीं है कि हमें बहुत रट्टा मारना पड़े, समझ के हिसाब से चलना। दैट इज वेरी वेरी इजी। रफ क्यों है, बिकॉज दैट डोंट हैव डोंट हैव म्यूको पॉलीसेक्राइड कोटिंग, इसके चारों तरफ नहीं होती है। एंड दैट हैज म्यूको पॉलीसेक्राइड कोटिंग, इसके चारों तरफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोटिंग है, इसके चारों तरफ मोली म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोटिंग नहीं है। अब कोटिंग होने की वजह से वो चारों तरफ चिकना हो गया, यानी कि स्मूथ हो गया। कौन, एस स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन अपने चारों तरफ कोटिंग ना होने की वजह से अनइवन हो गया, रफ हो गया। तो ये स्ट्रेटजी थी, ये अलग अलग। और उसके बाद मुद्दे की बात क्या थी, दिस इज नॉन वायरुलेंट,
बट दिस इज वायरुलेंट। ये वायरुलेंट है, ये नॉन वायरुलेंट है। अब यहां क्या मतलब कि दैट इज कॉज नो डिजीज, दैट इज डिजीज कॉजिंग। अब सिंपल इसका रीजन क्या है भाई, समझ लीजिए ध्यान से। रीजन सिंपल ये है, देखो रफ होने की वजह से जब इसके चारों तरफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है, तो जिसके भी शरीर में ये एंटर होगा होस्ट के अंदर, तो उसकी आरबीसीज इसके ऊपर हमला कर सॉरी डब्ल्यूबीसीज इसके ऊपर हमला करेंगी और इसको आसानी से मार देंगी, क्योंकि इसके पास सुरक्षा कवच नहीं है, इसके पास प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और जो ना होने की वजह से इसको डिस्ट्रॉय करना आसान है। वहीं इसके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग होने की वजह से इसको मारना मुश्किल हो जाता है, इसको अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये न्यूमोनिया कॉज कर देगा। डिजीज का मतलब यहां पर न्यूमोनिया से है, न्यूमोनिया। और ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो बेसिक एस्पेक्ट यही है, यही इन्होंने लिख रखा है, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस नोनेनी सॉरी न्यूमोनी। Bacteria are grown on a culture plate. Some produce smooth, shiny colonies, as while other produce rough colonies. This is as strain bacteria have a mucus polysaccharide coat. वही mucopolysaccharide जिसको हमने लिखा R does not have mice infected with S strain virulent. देखिए वर्ड आ गया virulent। तो virulent का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, die from pneumonia infection, but mice infected with R डू नॉट डेवलप निमोनिया। तो दैट इज द बेसिक कंसर्न। ये सबसे बेसिक प्रायोरिटी है इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, जो अच्छे तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, एम। क्या एम है इस एक्सपेरिमेंट का? तो इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू नो विच इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो इसका मेन पर्पस यही था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या, तो उसकी ही खोज की गई थी। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अभी ट्रांसफॉर्मिंग क्या है उसको भी समझेंगे हम। तो उसके लिए बेसिकली ये किया गया था। अब इनका फर्स्ट स्टेप क्या था, देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप के साथ इसको फॉलो करते हैं हम। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, देखिए जी, स्टेप वन दिस इज, दैट इज स्टेप वन। तो स्टेप वन में क्या किया उन्होंने, पहले उन्होंने एस स्ट्रेन निमो, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी माइस के अंदर इंजेक्ट किए, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस विल डाई। क्यों मर गए? अभी मैंने आपको बताया था, इसके चारों तरफ म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की कोटिंग है, जिसको माइस की आर डब्ल्यूबीसीज ने पूरी कोशिश करी डिसॉल्व करने की, नहीं कर पाए, निमोनिया हो गया, और जिसकी वजह से माइस मर गए। फिर दूसरे स्टेप के दूसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट ये था, दूसरा स्टेप वन के भी पहले स्टेप में इन्होंने किया एस स्ट्रेन को, और फिर दूसरे स्टेप में सेम आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। अब आर स्ट्रेन के चारों तरफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोई कोटिंग नहीं है, जिसकी वजह से माइस की डब्ल्यूबीसीज ने इनको अटैक किया, उन्होंने इनको मार दिया, जिसकी वजह से माइस जिंदा बच गया, उसको कोई निमोनिया नहीं। अब आता है फिर स्टेप टू। अब स्टेप टू में क्या किया, स्टेप टू में फिर दूसरी स्ट्रेटजी को फॉलो किया उन्होंने। अब स्टेप टू में क्या किया इन्होंने, स्टेप टू के अंदर व्हाट दे डिड, स्टेप टू के अंदर पहले उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड। अब यहाँ हीट किल्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ध्यान से सुन लीजिए। हीट किल्ड में क्या हुआ, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग है दैट विल डिसॉल्व, डिसोल्यूशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोटिंग
ड्यू टू हीट, हीट की वजह से ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोटिंग डिसॉल्व हो गई। तो अब डिसॉल्व होने की वजह से अब ये किस में बदल गए, ये सिंपल आर स्ट्रेन हो गए। अब इनके ऊपर WBCs अटैक कर देंगी, इसलिए माइस को नो निमोनिया और कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी, वो जिंदा रहेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, इस दूसरे स्ट्रेटजी के इन्होंने इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ कुछ आर लाइव मिक्स करे, आर स्ट्रेन लाइव, और फिर इंजेक्ट किया और इन्होंने देखा कि माइस मर गए। अब इन्होंने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, अब इस स्टेप में व्हाट ग्रिफिथ सेड, उन्होंने क्या कहा, ही ऑब्जर्व दैट समथिंग इज पास्ड, उसने केमिकल का नाम नहीं लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। समथिंग इज पास्ड, सम सब्सटेंस, सम केमिकल इज पास्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है जी, सम केमिकल is passed from heat killed S strain to live R strain and transform, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन लाइव जो था इनटू एस स्ट्रेन, उसको एस स्ट्रेन में बदल दिया। अब जब ये एस स्ट्रेन में बदल गया, इट बिकम वायरुलेंट, और वायरुलेंट हो गया, इसने माइस को किल कर दिया, उसको निमोनिया कर दिया, जिसकी वजह से वो मर गया। और इसीलिए इस ट्रांसफॉर्म वर्ड के साथ वर्ड आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक या लिमिटेशन ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि भैया वो ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ, डीएनए का हुआ, आरएनए का हुआ, या प्रोटीन का हुआ। इन्होंने केमिकल का नाम नहीं खोला। ये इस एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, मैंने हर स्टेप के आपके बेसिक रीजन को समझाते हुए चला हूं मैं, जो कि मिसिंग है एनसीईआरटी में, उसका ही एनालिसिस आपको करना है, और इन्हीं के ऊपर अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका ही नया नाम दे दिया गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे बच्चों, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपको कॉग्नेट होना है, सिर्फ आपको रिलेट करना है, सिर्फ आपको टॉपिक के साथ कनेक्ट होना है, उसके एप्लीकेबल वैल्यू को समझना है, जिसके बेसिस पर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए जी, अब यही बात इन्होंने यहाँ कहा है कि ही कंक्लूडेड, ये बड़ा मैजिकल लाइन है और बहुत आता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए आपको भी बहुत अच्छे तरीके से इसे अपने दिमाग में रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ध्यान से इसको समझे, जो मैं बता रहा हूं उसको कोरिलेट करें कि ही कंक्लूडेड that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria, कि R strain किस में बदल गए, S strain में बदल गए, some transforming principle, बस इसने ये करके छोड़ दिया, ये नहीं बताया इसने कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जिसकी वजह से ये देखिए, ये कह रहे हैं सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कोई प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं है, केवल उसका खुलासा नहीं किया इन्होंने, उसको एक कहा कि कुछ चीज ट्रांसफर हुई हीट किल्ड एस स्ट्रेन में,
ठीक है, फ्रॉम दैट हैड अनेबल्ड आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर, देखो आ गया ना बायोकेमिकल नेचर। बायोकेमिकल नेचर का मतलब कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, इसकी कोई जानकारी इन्होंने डिफाइन नहीं की। तो इसलिए इस काम को फिर आगे किया एक बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के ग्रुप ने, और उसका नाम है, जिसको हम नाम से जानते हैं, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन। ये अलग इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है बच्चों, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब प्रायर टू, अब इसमें तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियॉइड और मैकलिन मैककार्टी, इन तीनों ने 1933 से 44 तक जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। ठीक है, प्रायर टू द वर्क, इससे पहले, इनके वर्क से पहले यही समझा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, बट दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स। अब उन्होंने क्या किया, देखिए ये पहले थे जिन्होंने, ये अब इनका पहला स्टेप क्या था, स्टेप वन, इन्होंने सबसे पहले बायोकेमिकल्स को, यानी कि प्रोटीन्स को, डीएनए को और आरएनए को, जो हीट किल्ड एस सेल्स थी उनसे आइसोलेट किया, प्यूरिफाई करके बाहर निकाला, टू सी विच वन वुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। इस बेसिस पर इन्होंने, they discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become, इन्होंने ये बताया कि डीएनए ने जो एस सेल से, एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में बदला। उन्होंने, किसने बदला, कौन सा था, डीएनए एलोन, केवल वो डीएनए था जो जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि आर सेल्स के डीएनए मॉडिफाइड हो गया एस सेल्स के डीएनए के जैसा, और उसके अंदर एस सेल्स की खूबियां आ गई, करेक्टराइजेशन आ गया, और उन उन आर सेल्स ने अपने चारों तरफ उस डीएनए के बदलाव की वजह से म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग को डेवलप करना, जनरेट कर लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया अपने अंदर, और वो आर सेल्स एस सेल्स में बदल गई। अब इन्होंने, ये पहले थे जिन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की डिस्कवरी की, फिर उन्होंने आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की डिस्कवरी की, और फिर इन्होंने डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डीएनएज की डिस्कवरी की। तो इन्होंने तीन स्टेप में काम किया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया, ये देखिए कि इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन था वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन। ठीक है जी, इसके अंदर इन्होंने प्रोटीएजेस डाल दिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ने हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज हुआ। इसी तरीके से इन्होंने अपने दूसरे स्टेप में क्या किया, सेम इसको लिया, फिर इनके अंदर इन्होंने आरएनएजेस डाल दिए, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया जी इन्होंने, फिर से सेम लिया, अब की बार इन्होंने डीएनए डाला, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो साफ हमें दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन्स के डाइजेस्ट होने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोटीन्स आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आरएनएज डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब डीएनए डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन फिर भी बहुत सारे उस समय के साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट इससे कन्विंस
नहीं हुए। उन्होंने अपनी तरफ से इसको समझाने की भरपूर कोशिश की, बट some of them or most of them were not convinced. Most of biologists were not convinced regarding that. अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं बच्चों, इन साइंटिस्ट के नाम पूछ लें आपसे, प्रोटीएजेस क्या हैं, डीएनएजेस क्या हैं, आरएनएजेस क्या हैं, स्टेप्स आपसे पूछ लिए जाएं, कंक्लूजन पूछ लिया जाए, तो अलग अलग तरीके के कोई भी क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं, बट इट इज अ वेरी पोटेंशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि एग्जाम के लिए बड़ा फेवरेट है। अब आता है, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपको दिया हुआ है, डीएनए, डीएनए कैपिटल में और फिर उसके साथ एस और फिर डीएनए। भाई ये तो है डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और ये है प्लूरल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का बहुवचन, तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट फिर बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है बच्चों, जो कि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये फिर आपको बता रहे हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब क्योंकि अब इस दूसरे की हमें क्यों सोचना पड़ रहा है, दूसरा इसलिए सोचना पड़ रहा है भैया हमें, क्योंकि अभी आपने देखा ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट के भाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद जो उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बायो करेक्टराइजेशन दिया, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन दिया, उससे उस समय के बहुत सारे बायोलॉजिस्ट खुश नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए। तो इसलिए दूसरी पहल की, दूसरे एक्सपेरिमेंट, दैट इज द दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। ठीक है जी। और दिस इज अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल का मतलब अनडाउटेडली, जिसको सबने माना, ये बिल्कुल निसंदेह जिसे हम बोलते हैं, इस पर किसी को भी डाउट नहीं था। इस तरीके से इस प्रूफ को दुनिया ने, उस वक्त के बायोलॉजिस्ट ने स्वीकारा, उसको एक्सेप्ट किया। अब इन्होंने अपने मटेरियल के तौर पर क्या लिया, दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। अब बैक्टीरियोफेज क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो भी डीएनए और प्रोटीन कोड। तो यहां पर इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई कोई दो चीज हो, एक डीएनए और एक, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल हो। अब डीएनए को इसलिए चूज करा क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ की बात को लेते हुए, क्योंकि आरएनए और जब प्रोटीन को सहमति नहीं मिली, देखा गया कि आरएनए का यूज करने के बाद भी, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस का यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं इन तीनों बायोकेमिकल्स में ये तो कंफर्म हो गया था कि डीएनए का पलड़ा भारी है, आरएनए और प्रोटीन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी डाउट तो था ही, क्योंकि किसी भी बायोलॉजिस्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए फॉर द डिस्टिंक्शन और डिफरेंस और कंपैरिजन, इन्होंने दो चीजों को लिया। अब बैक्टीरियोफेज इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो अब यहां पर कंपैरिजन के लिए दो चीजें मिल गई भाई, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर क्या पास होता है, डीएनए पास होता है या प्रोटीन पास होता है, यही इस एक्सपेरिमेंट का एम था। इसीलिए इन्होंने इसमें बैक्टीरियोफेज को चुना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रिफिथ के बाद का वो बायोकेमिकल ट्रांस करेक्टराइजेशन उनके दिमाग में था कि आरएनएजिस के प्रयोग की बाद भी, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये वैल्यू थी, इसलिए उन्होंने अपने
इस मटेरियल रिक्वायर्ड में, इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने वायरस, ऐसे वायरस चूज किए, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और उनके चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है। तो या तो प्रोटीन फॉरवर्ड होगा जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, या डीएनए फॉरवर्ड होगा। क्या फॉरवर्ड होता है वो हम देखते हैं। अब उनकी स्ट्रेटजी के लिए क्या दिमाग में पॉइंट था? क्योंकि होता क्या है देखिए, अब ये पूरी की पूरी इन्फेक्शन कैसे करता है वायरस, उसकी पूरी साइकिल आपको दी हुई है। देखिए सबसे पहला, ठीक है, ये हो गई इन्फेक्शन, स्टेप्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वायरस इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से इन्फेक्शन होता है उसके स्टेप्स हैं बच्चों ये। पहला, बैक्टीरियोफेज अटैच कर जाता है बैक्टीरिया से, ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप हो गया ये। उसके बाद अटैच के बाद जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल में, ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप, बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना मानते हैं, ठीक है जी, और सब्सीक्वेंटली मोर वायरस पार्टिकल्स उसके बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया जी तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, अब देखिए ये एम है इस एक्सपेरिमेंट का, दैट इज द एम। बहुत पूछा जाता है ये कि हार्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया। ये बेसिकली वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि अब यही है तो वो उसी के बेसिस पर प्रूव हो जाएगा कि दैट केमिकल इज द जेनेटिक मटेरियल। सो दैट इज द एम। बेसिकली यही चीज दिखाने के लिए उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को, ऐसे वायरसेस को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसको चुना। अब इसके लिए इन्होंने सिंथेटिकली मीडियम तैयार किया। ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दो तरीके के वायरस ग्रो किए। वायरस कल्चर, वायरस का कल्चर किया। दो तरीके के वायरस, एक वायरस इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, और एक वायरस इन रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ये बेसिकली आपका है P32, और ये है आपका S35। ये आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, फास्फोरस का P32 और सल्फर का S35। अब यहां पर हमें बच्चों क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? देखिए यहां आप जानते ही हैं फास्फोरस कहाँ होता है, दैट इज प्रेजेंट इन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए, इसलिए इसको टारगेट किया गया। और सल्फर होता है आपका प्रोटीन के अंदर। तो अब सिंपल सा लॉजिक क्या था? सिंपल सा लॉजिक ये हो गया आपका कि फॉस्फेट ग्रुप में हो गया, तो इसका मतलब यहां पर डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप बिकम रेडियो एक्टिव, नॉट द प्रोटीन्स, नॉट द प्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, यहां पर प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन इधर हम बात करते हैं तो इधर मुद्दे की बात क्या होती है? इधर मुद्दे की बात ये होती है कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स हो जाएंगे, प्रोटीन्स, बट नॉट आपका डीएनए। इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो उन्होंने दोनों तरीके से चीजों को चूज कर लिया, एक में प्रोटीन रेडियो एक्टिव कर लिए और एक में डीएनए रेडियो एक्टिव कर लिया।
अब भाई दोनों में से एक को ही तो चूज करना है। अब ये एक्सपेरिमेंट में वायरसेस के थ्रू क्या पास आउट होता है ये हमें पता लग जाएगा। अब रेडियो एक्टिव क्यों लिया हमने भैया? ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक होती है जिससे हम यूवी रेज के अंदर पूरे उस पाथ को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी का तो यूज नहीं किया, यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के डेंसिटी के बेसिस पर हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखते हैं इस स्ट्रेटजी के बेस, ये बेसिक आइडिया था जो उनके दिमाग में था कि भाई जो भी है वो पता लग जाएगा, वायरसेस से बैक्टीरिया में जो भी गया वी कैन फाइंड इट आउट। तो इसीलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर को लिया। ये पूरी की पूरी मेथडोलॉजी हो गई, मेथडोलॉजी ये हो गई आपकी। अब इसके बेसिस पर हम आगे चलते हैं। देखिए जी, अब जैसे जैसे वो स्टेप्स पढ़े हम उसी स्टेप्स के बेसिस पर इनको बताया गया। देखिए रेडियो एक्टिव फेजेस जो थी, ये वायरसेस जो हमने ग्रू किए, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला और रेडियो एक्टिव सल्फर वाला, वो ई कोलाई के ऊपर अलाउ कर दिए गए। अब ई कोलाई क्यों? देखो इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो फास्ट होता है, लगभग ये 18 मिनट्स में अपनी नई जनरेशन को डेवलप कर देता है। इसलिए हमने इस ई कोलाई को पसंद किया। इस मार्था और चेज ने बेसिकली ये रेडियो एक्टिव हार्शे एंड चेज ने, ठीक है जी, ये लिया इन्होंने। अब रेडियो एक्टिव अटैच कर दिए गए तो सबसे पहला स्टेप हो गया जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन, जो कि सरफेस पर, अब ये पहला पॉइंट जो हमने यहां पढ़ा था वही सेम आ गया कि बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया, इसको हमने नाम दिया इन्फेक्शन, और साथ के साथ वो अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करा देंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज नेम्ड एज इन्फेक्शन। तो वही सेम जो नेचुरल होता है वही आर्टिफिशियल आपका इन दोनों साइंटिस्ट ने कराने की कोशिश करी, जिसको पहला स्टेप नाम दिया गया इन्फेक्शन। जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ फिर दूसरा स्टेप आएगा कि जो आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया अपना मानकर उसे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, यही दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था। देखिए द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट was its own and subsequently manufacture more virus particles। तो इस दूसरे स्टेप को हम नाम देंगे ब्लेंड। अब ये हो गया जी इन्फेक्शन के बाद, ये पूरा एक आप मानकर चलिए ये इन्फेक्शन में ही हो गया। अब ये जो प्रोटीन कोट सरफेस पर चिपके हुए हैं, इन प्रोटीन कोट्स को, ब्लेंडर का मतलब होता है हिलाने वाला, जो इसको एजिटेट करेगा, और एजिटेट करने की वजह से ये प्रोटीन कोट जो बैक्टीरिया की सरफेस पर चिपके हुए हैं ये हट जाएंगे। ब्लेंडर एजिटेट कर कर इनको बैक्टीरिया की सरफेस से इन प्रोटीन कोट को हटा देगा। अब हमारे पास जो ये जेनेटिक मटेरियल है, आप देख रहे हैं ये जेनेटिक मटेरियल जो दिखा रखा है आपको, ये जेनेटिक मटेरियल ये शो कर रहा है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल कहां आ गया? बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर आ गया। अब बैक्टीरिया इसको अपना मानकर वायरस के नए पार्टिकल्स जनरेट करेगा। तो अब वो चीज इसने जनरेट कर ली ब्लेंडिंग से। हमने ब्लेंडिंग का पर्पस क्या है? ब्लेंडिंग का पर्पस है जो अटैच हुए हुए हैं प्रोटीन कोट सरफेस पर बैक्टीरिया के, उनको हटा देना। तो उनको हमने हटा दिया, ब्लेंडिंग कर दी। अब तीसरा स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आप जानते हैं डेंसिटी के बेसिस पर है कि जो भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो हल्का होता है वो सुपरनेटेंट वो ऊपर आ जाता है। तो यहां पर सेम वही होगा, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में देखिए क्या है, सुपरनेटेंट में ये प्रोटीन कोट हमें मिलेंगे, और जो भारी होगा वो जेनेटिक मटेरियल वाला हिस्सा बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। अब यहां पर एक तरफ लिया है हमने ये रेडियो लेवल्ड सल्फर वाले थे, ये रेडियो लेवल्ड फॉस्फोरस वाला था। तो फॉस्फोरस डीएनए में होता है, तो यहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया। यहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर है तो सल्फर प्रोटीन में होती है, तो रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि यहाँ प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। तो अब कायदे में जो प्रोटीन कोट है अगर वो आपका पहुंचा होगा तो वो जो आपका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर है वहां पर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होनी चाहिए।
तो यहाँ पर नहीं हुई डिटेक्ट। रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हमें हुआ सुपरनेटेंट में, तो इसका मतलब आपका प्रोटीन्स आर नॉट रेडियो एक्टिव, क्योंकि प्रोटीन अंदर नहीं पहुंचा। हमें वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिला, हमें वो सुपरनेटेंट में यानी कि प्रोटीन कोट्स में मिला। वहीं पर जब हमने इसको डिटेक्ट किया सल्फर को, सॉरी फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस हमें डिटेक्ट हुआ बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका मतलब जाहिर सी बात क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, क्योंकि वायरस का डीएनए जो रेडियो लेबल्ड था, जो रेडियो एक्टिव था, वो हमें बैक्टीरिया के अंदर मिला। तो सिर्फ साफ है कि वायरस से डीएनए पास आउट हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, ना कि प्रोटीन। तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन के जी एम क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में क्यों ग्रो किया, और उन्होंने बैक्टीरियोफेज ही क्यों लिए, अलग अलग स्टेप्स का रीजन के व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्फेक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लेंडिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आपका ये सेंट्रीफ्यूगेशन, सुपरनेटेंट क्या है, डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ ले, तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बट यू विल नॉट गेट द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, दिमागी एक्सरसाइज करने वाला ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए उसकी तह तक जाना, उसकी जड़ तक जाना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है फिर एक और नई खुराफात सूझी साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को, कि भाई डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो फॉर द फोरगोइंग डिस्कशन जो अभी चलता आ रहा है कि भैया ये तो फाइनल हो गया कि आरएनए और प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। भाई ज्यादातर बैक्टीरियोफेज को हम छोड़ दें तो बाकी वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो अब यहां पर ये आया कि भैया अब आप किसको बेटर जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, आरएनए को कहेंगे या डीएनए को कहेंगे। अब इसको भैया 4 पॉइंट्स के बेसिस पर साइंटिस्ट ने डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया रखा गया। अब वो 4 पॉइंट, जैसे कि हम किसी भी सर्वोत्तम पुरुष की या किसी भी अच्छे व्यक्ति की निशानी क्या बताते हैं कि जी हम जिसको बहुत जल्दी गुस्सा ना आए, जो कि बड़ा काम और कूल हो, जो हर तरीके की सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख सके, यानी कि मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा हो, और उसका अग्रेशन रिएक्टिव, उसकी सोच काम कूल कंप्रेस्ड हो। तो उसी तरीके से अगर हम केमिकल की दुनिया में बात करें तो आपको ध्यान होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि जो जिसकी भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो रिएक्टिव होगा, और वो नॉन रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और मोर स्टेबल होगा। जिसकी भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो वो मोर रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी दुनिया चाहती है। अभी कोरोना कोरोना शोर मचा, बहुत बहुत मचा, तो उसमें आपने देखा कि बड़ा जबरदस्त म्यूटेशंस किए कोरोना वायरस ने। क्यों किए? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। अब आरएनए का मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है, बहुत जल्दी अपने अंदर बदलाव करने की खूबी वही रखता है जिसके अंदर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब उसी चीज को हम रिलेट करते हैं भैया, आपने डिफरेंसेस में पढ़ा था डीएनए और आरएनए के, कि डीएनए के पास डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, आरएनए के पास राइबोस शुगर होती है। अब आरएनए के अंदर जो राइबोस शुगर है उसके अंदर सेकेंड पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पर ओएच ग्रुप होता है। आरएनए के अंदर पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन, आरएनए के अंदर राइबोज पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पर ओएच ग्रुप होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज नाम की पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। तो दोनों के अंदर बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, बस डिफरेंस यही आता है। इसीलिए
सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन होने की वजह से डीएनए को हम डीऑक्सी राइबोस कहते हैं, पेंटोज शुगर को, और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर कहते हैं। अब आपने केमिस्ट्री में एल्कोहल में पढ़ा है OH इज वेरी रिएक्टिव, तो जब रिएक्टिव होगा तो भैया आरएनए रिएक्टिव हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। दूसरे डिफरेंस पर आते हैं। दूसरा डिफरेंस था आपका थाइमिन और यूरेसिल। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, और आपने पढ़ा है थाइमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल। यूरेसिल के अगर पांचवें कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो ऐसा यूरेसिल थाइमिन कहलाता है। तो अब उसकी वजह से अब आप जानते हैं कि CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग जो जो आपका पेंटोज शुगर है दैट बिकम एक्टिवेटेड, और वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से वो और रिएक्टिव हो जाएगा। तो दो दो चीजें, दो दो केमिकल चेंजेस आरएनए को मोर रिएक्टिव बना रहे हैं और लेस स्टेबल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरएनए का जो रिएक्टिविटी है वो उसके लिए आगे दिक्कत का काम बनेगा, वही हम चीज इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि जो यूरेसिल है दैट इज मोर कैटेलिटिक इन बिहेवियर देन थाइमिन। तो वही चीज ये कह रहे हैं, देखिए सबसे पहला इट शुड बी एबल टू जनरेट रेप्लिका। तो यहां पर डीएनए और आरएनए बराबरी पर छूटेंगे क्योंकि रेप्लिकेशन दोनों करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहां पर सिचुएशन टाई हो गई, बराबर हो गई, कि डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट करते हैं, बोथ परफॉर्म रेप्लिकेशन, परफॉर्म रेप्लिकेशन। तो दोनों रेप्लिकेशन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये शेयर्ड हो गया, ये राउंड शेयर्ड हो गया डीएनए और आरएनए के बीच में, यहां पर ये बराबरी पर है। अब बात आते हैं जी दूसरे पर। दूसरी बात क्या है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली और स्ट्रक्चरली। भैया यहाँ डीएनए विंस या डीएनए जीत गया, क्योंकि आरएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या है, आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। अभी मैंने बताया था ड्यू टू दो रीजंस की वजह से। पहला यूरेसिल दैट इज कैटेलिटिकल, ठीक है जी, और दूसरा OH ग्रुप एट सेकंड कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। इन दोनों वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो केमिकली रिएक्टिव हो गया तो अनस्टेबल हो गया, स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल हो गया, और स्ट्रक्चरली भी। तो यहाँ पर डीएनए बाजी मार जाता है क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है। डीएनए क्या है, लेस रिएक्टिव है, सॉरी, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। तो यहां पर डीएनए जीत जाता है। अब आती है बात दूसरी, तीसरा पॉइंट आता है कि स्लो चेंजेस म्यूटेशन। यहां पर भी डीएनए विंस, क्योंकि चेंजेस आरएनए के अंदर ज्यादा होंगे, मोर होंगे। उसका भी रीजन वही है, OH ग्रुप और दूसरा यूरेसिल। अब इन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर डीएनए फिर जीत जाता है तीसरे पॉइंट के लिए भी। अब बात आती है जी चौथे पॉइंट की। अब यहां पर आरएनए विंस, यहां पर आरएनए जीतता है। कैसे जीतता है आरएनए, देखिए बात को समझिए। अभी हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था, और सेंट्रल डॉग्मा में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए पहले बदलता है एमआरएनए में, और फिर एमआरएनए बदलता है प्रोटीन में। पहले डीएनए बदलता है एमआरएनए में और एमआरएनए बदलता है प्रोटीन में। अब डीएनए के एमआरएनए में बदलने को हम कहते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन, आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए एमआरएनए से प्रोटीन में बदलने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन।
तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम कहते हैं। अब आप देख रहे हैं डीएनए को प्रोटीन में डायरेक्ट नहीं बदल सकता, एमआरएनए के थ्रू वाया वाया एमआरएनए होता है, लेकिन एमआरएनए आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्रोटीन में बदल रहा है। यानी कि आरएनए बिना किसी मदद के डायरेक्टली प्रोटीन में बदल सकता है, लेकिन डीएनए को प्रोटीन में बदलने के लिए एमआरएनए के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर कौन जीत जाता है? आरएनए। तो अब आप देख रहे हैं 2-1 से डीएनए विंस इस कंपटीशन को। कौन जीत गया? डीएनए जीत गया 2-1 से। एक तो डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, दूसरा डीएनए के अंदर म्यूटेशंस बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, आरएनए के अंदर बहुत फास्ट होते हैं। तो यहाँ दो डीएनए में रेस जीत गया, एक बराबरी पर है, रेप्लिकेशन दोनों में होता है। और चौथा, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के बेसिस पर एक्सप्रेस होना, वहां पर आरएनए जीत जाता है, क्योंकि आरएनए अपने आप को डायरेक्टली प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है ट्रांसलेशन के थ्रू, लेकिन डीएनए को प्रोटीन्स तक पहुंचने के लिए पहले आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बदलना पड़ेगा। तो यही पूरा आपको बता रखा है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। किसी भी वैल्यूएबल पॉइंट के बेसिस पर, क्वेश्चन के बेसिस पर यह आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आरएनए वर्ड। इसमें भी आपको यही बात दी गई है कि दोनों में कौन ज्यादा बेहतर, आपका मतलब अब देखो, कोई भी चीज, हर कोई चीज अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, इमेच्योर से मैच्योर की तरफ बढ़ता है। तो उसी तरीके से सेम किस्सा डीएन आरएनए का है। ये बहुत सा सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल 100% आरएनए ही होगा, क्योंकि आरएनए के अंदर धीरे धीरे दो बदलाव हुए। पहला, पेंटोस शुगर में OH की जगह सेकंड कार्बन पर H आया, और जो आपका 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमिन था, उसको उसके अंदर से मिथाइल ग्रुप हट गया और वो थाइमिन में बदल गया। तो यूरेसिल का थाइमिन में बदलना और OH का पेंटोस शुगर में हटकर H का आना, दोनों चीजों ने स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाया और लेस रिएक्टिव बनाया डीएन आरएनए को, और वो आरएनए डीएनए में बदल गया। यही चीज फिर से आपको बता रखी है यहाँ पर। इसीलिए ये माना जाता है कि शुरुआत में, बिल्कुल प्री हिस्टोरिक सेल्स में, जो शुरुआती सेल्स थी, उसमें कहीं ना कहीं आरएनए का दबदबा था, आरएनए की मेजॉरिटी थी, आरएनए की डोमिनेंस थी, जिसकी वजह धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस हुए, आरएनए डीएनए में बदला। इसलिए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज कंसिडर्ड एज आरएनए। अब नेक्स्ट आता है भाई रेप्लिकेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कॉम्प्लीमेंटेरिटी के साथ। आप यहां देख सकते हैं कि ये रेप्लिकेशन आपको दिखा रखा है। तो इस रेप्लिकेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो दिस इज द पेरेंटल डीएनए। ये दोनों तरफ आपको पेरेंटल स्ट्रैंड दिखा रखा है, पेरेंटल और टेम्पलेट। ये भी इधर हो गया पेरेंटल और टेम्पलेट। तो इसमें आप देख रहे हैं, और ये जो आपके दो बन रहे हैं, दीज आर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड है किसके ऊपर? ये आप देख रहे हैं पेरेंटल एक, दोनों के एक एक स्ट्रैंड के बेसिस पर नया डीएनए स्ट्रैंड डेवलप हो रहा है। इसीलिए इसको नाम दिया गया सेमी कंजर्वेटिव। इसीलिए इस रेप्लिकेशन को नाम दिया गया सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स आधा, आधा से मतलब है यहाँ पर कि एक स्ट्रैंड एज इट इज डॉटर डीएनए के अंदर पहुंचता है पेरेंट का, और उस पेरेंटल स्ट्रैंड के बेसिस पर
उसको टेम्पलेट मानकर, उसको बेसिस मानकर दूसरा नया स्ट्रैंड तैयार किया जाता है। ये अलग अलग रेप्लिकेशन की थ्योरीज दी गई थी, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मानी हुई थ्योरी ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने भी इसको बताया था कि इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग हैव postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। इन्होंने भी इस चीज का दावा किया था, लेकिन उसको और बेसिस पर एक्सप्रेस बाद में साइंटिस्ट ने किया। अलग अलग थ्योरीज इसके अंदर प्रोपोज की गई, लेकिन जो बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। और उसके बेसिस पर आपका नेक्स्ट पोर्शन आता है, जो कि मेशेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, जिन दोनों ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। देखो बेटा, ये तीसरा आपका एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रिफिथ का पढ़ा, दूसरा हमने हार्श एंड चेस का पढ़ा, और तीसरा ये मेशेल्सन एंड स्टॉल है। ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। अब किस बेसिस पर पूछा जाए, दैट डिपेंड्स, पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें इनका बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं, उनकी जड़ में ले जा रहा हूं आपको, ताकि आपको जब इनके ऊपर बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपके पास उसका करारा जवाब हो, आप लिख सकें इजीली और आप प्रूव कर सकें। तो इस ये एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ये इस एक्सपेरिमेंट का एम है। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए लिया ई कोलाई। ई कोलाई क्यों लिया ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये हर 18 मिनट में अपनी नो नई जनरेशन को जन्म दे देता है, तो इसलिए टाइम ऑब्जर्व करने का कम हो गया, तो हमें रिजल्ट फास्टर मिल जाएंगे एंड वी कैन अप्रोच बेटर। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि देखिए, सबसे और फिर सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स में भी इन्होंने पहले देखा इकोलाई में, और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में और प्लांट्स में देखा, और ह्यूमन सेल्स में देखा। अब मेसल्सन एंड स्टॉल ने किस तरीके से इसको परफॉर्म किया, देखिए उनके स्टेप्स क्या थे। देखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि अगर तीनों में मैं कंपेयर करूं तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी पहुंच ज्यादा रही है। ये एग्जाम में उन दो के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कोई भी चीज बेटा आपको कही जा रही है, उसका मतलब यही है कि हमें करना सब है, लेकिन उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जिनकी अक्रेंस या जिनका रिपीटिशन एग्जाम के अंदर ज्यादा हुआ है। देखिए, दे ग्रू ई कोलाई मीडियम। उन्होंने दो नाइट्रोजन ली, एक हैवी नाइट्रोजन और एक लाइट नाइट्रोजन। तो पहले उन्होंने हैवी नाइट्रोजन के मीडियम में, जिसका सोर्स था NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, उसके मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया। अब इसका पर्पस ये था, देखिए स्पेशली दिया हुआ है कि इसका पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर केवल और केवल उन्हें N15 मिले, नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। लगातार कई जनरेशन तक उन्हें नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर हैवी नाइट्रोजन मिले। अब नाइट्रोजन का सोर्स क्यों चाहिए, आप जानते ही, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस किस में होता है, आप जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड में होता है। और इससे क्या बनता है, इससे डीएनए बनता है। और रेप्लिकेशन देखना है हमें, तो डीएनए रेप्लिकेशन को ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो इसलिए उन्होंने इस बेसिक प्रायोरिटी को पकड़ा। तो अब ये आ गया, देखिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो सभी इससे ही बनेंगे। अब सबके अंदर हैवी नाइट्रोजन पहुंच गई। अब यहां पर कैसे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी सेपरेट और डिफरेंशिएट बिटवीन हैवी नाइट्रोजन एंड लाइट नाइट्रोजन, उसको हम कैसे अलग करेंगे? तो उसका आंसर ये रहा, उन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन को, यानी कि हैवी डीएनए वाली, हैवी नाइट्रोजन वाली डीएनए को लाइट नाइट्रोजन वाली डीएनए से कैसे अलग करेंगे? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट।
सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर, क्योंकि एक हैवी है तो वो नीचे रह जाएगा, जो लाइट है वो ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, इसलिए हम इस नॉर्मल डेंसिटी के बेसिस पर इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमें और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस बन बनकर आते हैं बच्चों, ये अच्छे तरीके से आपको पॉइंट आउट करने। दीज आर द वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दैट। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने N15 के मीडियम में ग्रो किया। अब N15 के मीडियम में ग्रो करने के बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं कि उन्हें दोनों ही स्ट्रैंड N15 वाले कई जनरेशन तक बनते रहे। तो अब जितने भी बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप हो रही हैं, सबके अंदर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स N15 वाले हैं, और उन्हें हैवी नाइट्रोजन बिल्कुल बॉटम में मिली ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पर। जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इसका एक ऑब्जर्वेशन ले लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या किया, उन्होंने इन सारे बैक्टीरिया को उठाया और उन्होंने N14 के मीडियम वाले NH4Cl के सोर्स में रख दिया। देखिए, देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl N14 एंड सैंपल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स वाज मल्टीप्लाइड होने के बाद चेक किए गए। अब जैसे देखिए जी, इन्होंने 20 मिनट बाद देखा तो उन्हें अब हाइब्रिड मिला डेंसिटी। हाइब्रिड यानी कि उसमें हाइब्रिड का मतलब एक स्ट्रैंड N14 वाला था और स्ट्रैंड N15 वाला था। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तैयार होता है, डेवलप होता है। और वो क्या है भैया, वो ये है कि इनके पास एक नया जो स्ट्रैंड आया है, वो उसके लिए मटेरियल उनके पास एक ही सोर्स था, N14 का मीडियम। चारों तरफ अब उनके पास नाइट्रोजन के सोर्स के बेसिस पर न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस बनाने के लिए केवल और केवल क्या है, N14। तो इसलिए जो नए धागे, नए डीएनए स्ट्रैंड को पेरेंटल N15 के बेसिस पर बनाने के लिए उन्हें सामान चाहिए था, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए थी। उसके लिए उनके पास सोर्स केवल N14 है, इसलिए नया धागा N14 का वाले मटेरियल का बना और पुराना जो उन्हें पेरेंटल मिला वो N15 का मिला। दैट्स व्हाई दैट हैज हाइब्रिड। और 20 मिनट उसका पूरा रेप्लिकेशन यानी कि बाइनरी फिशन का टाइम है। तो इसलिए ये एक साइकिल के बाद जो हमें एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए मिले, फर्स्ट जनरेशन मिली 20 मिनट्स बाद, उनके अंदर जो उनके दो स्ट्रैंड्स थे, वो एक स्ट्रैंड N15 का था और एक स्ट्रैंड N14 का था। दैट्स व्हाई ही गॉट द हाइब्रिड। ठीक है जी। तो ये आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब उसके बाद फिर वही, अब एक बार में कहाँ संतुष्टि मिलती है उसको, सेम को उन्होंने दूसरी बार 40 मिनट बाद देखा। तो 40 मिनट बाद देखने के बाद उन्हें फिर वही चीज मिली। अब उन्हें मजेदार बात क्या मिली, उन्हें हाइब्रिड भी मिला और उन्हें नॉर्मल भी नहीं मिला, क्योंकि कोई कॉलोनीज ऐसी भी होंगी जिनके पास पेरेंटल, अब जैसे पेरेंटल के तौर पर जिनको N14 ही आगे फॉरवर्ड हो रहा है और नया भी N14 ही बन रहा। तो अब जैसे जैसे उन्होंने आगे देखा तो 60 मिनट बाद उन्हें क्या दिखाई दिया, देखिए। अब यहां से हम देखेंगे 60 मिनट बाद, 60 मिनट तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं 50-50 हो गया। हाइब्रिड 50% है और लाइट 50% है। 60 मिनट के बाद लाइट को मैं L लिख रहा हूं, हाइब्रिड को मैं H लिख रहा हूं। तो ये और इसमें से घट जाएगा, दैट बिकम 25% एंड दैट बिकम 75%। सॉरी, लाइट बढ़ जाएगा, दैट इज 75%, दैट इज 25%। लाइट का, हाइब्रिड का आधा करते जाइए और उसको लाइट में जोड़ते चले जाइए। यही आपको आगे फिर 80 मिनट बाद क्या होगा, लाइट हाइब्रिड, दैट बिकम 12.5%। और ये बन जाएगा 87 पॉइंट, इसमें आप 12.5 जोड़ दीजिए, 87.5% हो जाएगा, ये 87.5।
अब उसके बाद फिर आप 100 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे तो लाइट हाइब्रिड का रेशो अब ये फिर 6.25% और ये 93.75% हो जाएगा। इसके अंदर फिर आप इसको 120 मिनट बाद देखेंगे तो लाइट हाइब्रिड अगेन ये फिर आपका इसके आधा कर देंगे फिर इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली आप करते रहेंगे तो ये इस बात को प्रूव करता है कि आधा जेनेटिक मटेरियल यानी कि एक धागा जो है वो किससे आ रहा है, पेरेंट से आ रहा है, और नया धागा डेवलप हो रहा है और उसमें जो मीडियम उसे मिल रहा है नए धागा उससे बनेगा। अब धीरे धीरे आप इसी मीडियम में रखते चले जाएंगे तो कुछ जनरेशन बाद आपको बिल्कुल जो आगे आने वाले समय में लाइट हाइब्रिड जो है खत्म होता चला जाएगा और पूरी तरीके से लाइट डेवलप होता चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक ही अप्रोच की तरफ डेवलप कर रहा है और वो है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। देखिए ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो 80 मिनट्स, अभी मैंने आपको बताया यही 100 मिनट 120 मिनट किसी के बेसिस पर भी आपको पूछा जा सकता है। अब एक इसके जैसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम है टेलर, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। टेलर और उसके कुलीग्स ने, एट ऑल भी लिख देते हैं, ETAL इसका मतलब होता है कुलीग्स, और उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। यहां पर उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को लिया डिटेक्ट करने के लिए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को। तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट थी। वहां उन्होंने NH4Cl के हैवी और लाइट नाइट्रोजन के मीडियम के बेसिस पर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन को एम बनाकर स्ट्रेटजी बनाकर लिया। यहाँ पर इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के बेसिस पर किया। उन्होंने इकोलाई पर किया, इन्होंने आपका वीसिया फैबा या फैबा बीन्स पर किया, उन्होंने एनिमल्स में किया, उसके बाद हायर प्लांट्स और एनिमल्स के सॉरी बैक्टीरिया पर किया पहले, फिर हायर प्लांट्स और एनिमल्स पे, इन्होंने आपका प्लांट्स के ऊपर किया। बट रिजल्ट इज सेम, दैट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। जब दो दो साइंटिस्ट के थ्रू ये बात परफेक्टली पूरी तरीके से कंफर्म हो गई कि नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सो दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, और उसी को हम आज पढ़ते हुए आ रहे हैं। थ्योरीज डिफरेंट हो सकती हैं बट दैट इज द रिजल्ट इज सेम। तो आज बच्चों हमने इस वन शॉट में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को प्रोसीड किया और उनकी जड़ को खोदा, उनके अंदर तक गए, उनके तह को समझा और उनके सारे के सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस को अब आप इसी तरीके से इसके नोट्स बनाएं, इनको अच्छे तरीके से अपने अंदर ढालें, उनको डेवलप करें। बहुत जल्दी ही वन शॉट अगली आपके साथ जुड़ता हूं मैं, कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी हम इसको अगली वन शॉट में, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, अभी कम से कम 2 वन शॉट और मानकर चलिए आप इस चैप्टर की, तब जाकर आप इस पूरे चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि इसके थ्रू आपसे बहुत जल्दी जुड़ूं मैं और इस वन शॉट को कंप्लीट करूं। तब तक के लिए आप यहां तक देखें, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका फायदा उठाएं, इसका मजा लें। और जो मैंने बात बताई थी कि हम बहुत जल्दी आपके साथ अलग अलग लाइव सेशंस के साथ जुड़ेंगे। पहले लाइव सेशंस आपको सैंपल पेपर का चल ही रहा है जो अभी मैंने पिछला लिया था, अभी उसका बचा हुआ पार्ट बहुत जल्दी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और उसके बाद फिर एग्जाम्स में भी हर सब्जेक्ट के साथ आपके साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपके साथ लाइव होंगे। तो कनेक्ट रहिए मेंटोर जी के साथ और अपने सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए और अपने मार्क्स के उम्मीदों को बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं बड़ी जल्दी, इसी तरीके से जुड़े रहिए बायोलॉजी के लिए वीजे के साथ और बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए।